हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने सॉल्यूशन चैप्टर का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कुछ क्वेश्चंस इसमें आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड भी और थ्योरेटिकल बेस्ड भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड समझने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम लोग बात करेंगे, सो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। अगर गैस की बात करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, लिक्विड में कोई गैस हम कितनी डिसॉल्व कर सकते हैं एट दैट गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं, सो द अमाउंट ऑफ गैस which can be dissolved in a given amount of solvent at particular temperature and atmospheric प्रेशर। तो सिंपल सी बात है, कितना गैस हम डिसॉल्व कर सकते हैं एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। कंडीशंस हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे वो प्रेशर हो। ठीक है, उसमें हम लोग कितना मैक्सिमम गैस डिसॉल्व कर सकते हैं एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की यूनिट चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। आप क्या चाहिए, किस तरह से आप उसमें डिसॉल्व कर रहे हो, पर 100 ग्राम डिसॉल्व कर रहे हो, पर ml डिसॉल्व कर रहे हो, या पर 1000 ml, पर 100 ml, आपके हिसाब से चेंज हो सकती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, उन्हीं पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, इस पे ज्यादा सवाल आते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, सबसे पहले तो आ जाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर आएगा, दैट इज नेचर ऑफ। दोनों की नेचर पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ गैस एज वेल एज सॉल्वेंट। किस सॉल्वेंट में कौन सी गैस आप डिसॉल्व कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सॉल्युबिलिटी कितना है। ठीक है, तो समझते हैं ध्यान से। नेचर ऑफ गैस, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो तरह की गैस होती है, पोलर और नॉन पोलर टाइप की। ठीक है, पोलर, नॉन पोलर। और सॉल्वेंट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, दैट इज पोलर और नॉन पोलर। तो एक चीज आपको मालूम है, दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो जिस नेचर का होता है वो उसी नेचर की चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जैसे पोलर गैसेस हैं, पोलर गैसेस जो होंगी वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहती हैं। ठीक है, पोलर गैसेस इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर गैसेस विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक, अभी बात ध्यान से समझिएगा। अब जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कुछ गैसेस लाइक O2, N2। ठीक है, इस तरह की जो गैसेस हैं O2, N2, ये क्या करेंगी, H2, ये किस में डिसॉल्व होना चाहेंगे, ये नॉन पोलर गैसेस हैं। इनकी वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होती है, दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल, और यू कैन से वेरी लेस सॉल्युबल होते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन्हीं को किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूं, जैसे मान लीजिए एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल में अगर मैं देखूं तो दे आर हाईली सॉल्युबल। ऐसे लिख देता हूं, हाईली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक एथिल अल्कोहल, एसीटोन, या कुछ भी ले लेते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन पोलर गैस। तो ये पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में थोड़ी सी कम सॉल्युबल होती हैं और हाईली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक एथिल अल्कोहल, एसीटोन, या जो भी लेते हैं बेंजीन वगैरह।
ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी गैस है, सपोज HCl है या अमोनिया है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इन गैसों का क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन हो जाता है। वाटर के साथ जब आप ऐड करते हो तो ये कंपाउंड बना लेते हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl को वाटर में ऐड करूंगा तो इट विल फॉर्म, हाँ इट विल आयनाइज, इट विल गेट आयनाइज। अभी क्या करूंगा, अगर अमोनिया को वाटर में डालता हूं, अमोनिया को वाटर में डालेंगे तो इट विल फॉर्म NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को डालूंगा तो ये क्या कर लेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना लेगा और वो फिर से क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। तो मतलब ऐसी गैसेस जो अपने सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर लेती हैं, ठीक है, या फिर उनका नेचर सेम होता है, दो चीजें होती हैं, या तो रिएक्ट कर जाएं या तो उनका नेचर सेम हो, तब तो वो डिजोल्व हो जाएंगी। तो जैसे ये सारी गैसेस वाटर के साथ रिएक्ट कर रही हैं तो इनको बोलेंगे हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट लेस सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक एथिल अल्कोहल बेंजीन या जो भी पूछा जाए आपसे, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नॉन पोलर गैसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, पोलर गैसेस पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है। अब ये हमारा हो गया पहला फैक्टर कि दोनों ही नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अभी दूसरे फैक्टर की अगर बात करें हम तो दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप सबको मालूम है सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का बड़ा रोल होता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे गैस हो। तो सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ये लिक्विड है, इसमें मैंने कोई गैस डिसॉल्व कर दी है, ठीक है। अब टेम्परेचर का मतलब है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब आप इसको हीट करोगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सबको मालूम है कि अगर मैं किसी लिक्विड को हीट करता हूँ जिसमें गैस डिसॉल्व है तो वो क्या होती है, अगर उसको मैं हीट करूंगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है कम, एक छोटा सा लॉजिक है कि अगर मैं हीट करूंगा तो इन पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो इन पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इंक्रीज करेगा तो वो क्या करते हैं, वो एस्केप कर जाते हैं लिक्विड से। अब पहले वो धीरे धीरे चल रहे थे, जब उनको हीट किया तो एनर्जी जब बढ़ गई तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हुई तो वो एस्केप आउट कर जाते हैं फ्रॉम द लिक्विड, ठीक है। इसलिए बोलते हैं नॉर्मली बोला जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर the solubility of most of the gases, ध्यान दीजिएगा, of most of the gases, not all the gases, of most of the gases in liquid decreases। आप जितना हीट करोगे उतना क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। आप करके देख सकते हो उसको, आप एक कोल्ड वाटर लीजिए और हॉट वाटर लीजिए तो दोनों का टेस्ट अलग होता है। तो आप कह सकते हो कि भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो गई, तो हॉट वाटर में आपके पास जो गैसेस होंगी उसमें कम गैसेस होंगी डिजॉल्व, ठीक है, इन हॉट वाटर एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। ये चीज़ हमने आपको बताई थी वहाँ पर जब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं, मतलब जो मछली वगैरह होती हैं, उनको ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो क्या होता है, क्योंकि हॉट वाटर में आपकी जो डिजॉल्व गैसेस हैं वो कम है, ऑक्सीजन वगैरह कम होती है, इसलिए वो उसमें कंफर्टेबल नहीं होती हैं। ठंडे पानी में क्या है, टेम्परेचर लो है तो आपका जो गैसेस हैं, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस मेन हमारी ऑक्सीजन है, वो अगर डिजॉल्व होगी अच्छे से तो उसमें वो अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। लेकिन ये चीज़ जो हमने लिखी है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर द मोस्ट ऑफ द गैसेस द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन हर जगह है लगभग, जैसे गैस है हमारी H2 या कोई इनर्ट गैस है सपोज हीलियम, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो अगर मैं किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में देखूं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर मिलाई जाती है तो इनका विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो इनकी सॉलिबिलिटी भी कुछ अमाउंट में बढ़ती है। ठीक है, ये आपको छोटा सा अलग से याद रखना है कि कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं जिनको अगर आप हीट करते हो, मतलब आप उस सॉल्यूशन को हीट करोगे तो उनकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होने की बजाय बढ़ती है। ठीक है, और बाकी जैसे मोस्ट ऑफ द गैसेस मैंने बताया 90% गैसेस में यही होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सॉलिबिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब गैस को जब आप सॉल्वेंट में मिक्स करते हो तो जो प्रोसेस होता है, मतलब जो सॉल्यूशन बनता है, दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, मतलब हीट इवॉल्व होती है। क्या इवॉल्व होती है, हीट। इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल, 11 में आपने पढ़ा है कि ली चैटलियस प्रिंसिपल में अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो अगर मैं टेम्परेचर राइज करूंगा तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब अभी ये क्या हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये है, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, ये है डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस है फॉरवर्ड वाला, और उधर से आएगा तो क्या हो रहा है, अब इधर से जा रही है तो गैस डिसॉल्व हो रही है, उधर से मतलब आना क्या, गैस को डिसॉल्व नहीं होना है और बाहर आ रही है गैस, वापस आ रही है। ठीक है, तो अगर हम इसमें टेम्परेचर राइज करेंगे, क्योंकि प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रोसेस इज प्रोसीडिंग विद रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो अगर मैं इसको एनर्जी और दूंगा तो ये पीछे आना शुरू हो जाएगा, ये काम ही नहीं करेगा ये प्रोसेस। ठीक है, इसीलिए कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा फैक्टर फॉर द गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, टेम्परेचर, ये छोटा सा ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक एक्सेप्शन टाइप का ही कह लीजिए। ठीक है, बाकी ये है आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए। अभी तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा फैक्टर कौन सा है, तीसरा फैक्टर है हमारा प्रेशर। और प्रेशर सबको मालूम है, तो प्रेशर के लिए मैं अलग से पूरा ठीक है। अब देखिए, थर्ड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हमारे पास एक गैस है, उसको मैंने एक पर्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया, और मैं उस पर क्या लगा रहा हूं, अब मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, प्रेशर अप्लाई करना चालू किया। ये हमारा कोई पिस्टन या कुछ कह लीजिए, इसके ऊपर मैंने एक वेट रख दिया है ऐसे, और ये इसको नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है। तो सामने दिख रहा है, अगर आप गैस के मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर लगाएंगे तो वो सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करेगा। जितना आप प्रेस करोगे, जितना आप दबाओगे, उतना ज़्यादा गैस सॉल्युबल होगा। ठीक है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। सो विद इंक्रीज in pressure, the solubility of gas increases। ठीक है, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतनी सॉलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस इफेक्ट को और अच्छे से एलैबोरेट करने में हमारी हेल्प की है हेनरी ने, जो कि आपको जिन्होंने आपको एक रूल दिया है, दैट इज हेनरीज लॉ। अपने नाम से उन्होंने एक रूल दिया है, ये आपके में पूछा बहुत जाता है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल आता है। प्रेशर वाले इफेक्ट को फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, प्रेशर वाले जो फैक्टर है उसको समझाने के लिए हमारे पास कौन सा लॉ है, हेनरीज लॉ। हेनरी भी यही कहते हैं जो हमने लिखा हुआ है ऊपर शॉर्ट में, बस इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा है। जैसे इनके एक दो स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, द solubility of a gas in liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas over the liquid, या फिर सॉल्यूशन, जो भी आप बोलें।
ठीक है। तो सिंपल सी वही बात इन्होंने कही कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है दैट इज, अगर मान लीजिए इसको मैं एस से लिखता हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। ठीक है। और इसको एक चीज, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो इक्वल टू ये हमारा के एच पी हो गया। ठीक है। ये हमारा सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, अभी बताऊंगा मैं कि के एच क्या है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है। ठीक है। तो दूसरा जो हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं वो क्या कहता है, वो कहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर of a gas over a liquid is, सॉरी इसको मैं अच्छे से बताता हूँ फिर से, थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो गया है। वेपर प्रेशर नहीं है, द पार्शियल pressure of a gas in vapor phase। ठीक है। the partial pressure of a gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction ऑफ गैस। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मींस पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और फिर से वही चीज है, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा so I will be giving a constant that is kh and this will be equal to kh x, x means mole fraction। ठीक है। तो ये हमारा P क्या है, P हमारा प्रेशर हो गया, X is mole fraction of gas, and what about KH? KH is called as Henry's constant। क्या बोलते हैं इसे? Henry's constant। ठीक है। KH के बारे में कुछ चीजें सीखते हैं, that is KH की वैल्यू जो होती है, KH वैल्यू depends on the nature of गैस। ठीक है। हर गैस के लिए अपनी एक KH की वैल्यू होती है, वो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी या हो सकता है पूछी जाए, अगर पूछी जाएगी तो ये दोनों दिया होगा। ठीक है। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, KH की वैल्यू जो होती है वो गैस पे डिपेंड करती है, मतलब हर गैस की अपनी एक KH की वैल्यू होती है और वो आपको कैसे पता चलेगी, क्वेश्चन में दी जाएगी या फिर आपको निकालनी होगी। ठीक है। दूसरी चीज, KH की जो वैल्यू होती है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ KH, the value of KH is directly proportional to the temperature। टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये हो गया कि आप किसी गैस की वैल्यू मान लीजिए 100 है KH की वैल्यू किसी गैस के लिए, मान लीजिए नाइट्रोजन के लिए, सपोज फॉर एग्जांपल 100 होती नहीं है, 100 है मान लीजिए नाइट्रोजन के लिए एट 273 केल्विन। ठीक है। अब मान लीजिए आपने टेम्परेचर बढ़ा के 373 कर दिया या कुछ और कर दिया, तो उसकी KH की वैल्यू क्या होगी, 100 से बढ़ जाएगी। तो जितना एक ही गैस के लिए, सेम गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे उसी गैस के लिए KH की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। ठीक है। मान लीजिए नाइट्रोजन की कुछ वैल्यू है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसी गैस के लिए KH की वैल्यू भी बदल जाएगी। ठीक है। वो आपको याद नहीं करनी है, वो आपको क्वेश्चन में दी होगी। सो KH वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। जो हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है, आपको सबको पता है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पता है?
कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक रिलेशन हो गया हमारे पास कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं हम, KH की जो वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सॉल्युबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल T के। सो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन KH एंड सॉल्युबिलिटी? तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये आपका रिलेशन है, इस पे आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इसीलिए आपको 2 पॉइंट बताए मैंने, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो पॉइंट मैंने बताया KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये 2 रिलेशन हो गए छोटे छोटे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस पे सवाल कैसे पूछा जाएगा? सपोज आपसे पूछा गया एक गैस है हमारे पास A और दूसरी गैस है हमारे पास B। एक की KH की वैल्यू है मान लीजिए 100 और दूसरे की मान लीजिए 120 है। KH की वैल्यू दे रखी है सपोज, ठीक है। KH बराबर 100 और KH बराबर 120। आपसे पूछेगा विच गैस विल बी मोर सॉल्युबल, या किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो KH और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है? यहाँ पे सामने दिखा रहा है कि जिसका KH का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो KH की वैल्यू किसकी ज्यादा है, B की। सो दिस B, गैस B विल बी लेस सॉल्युबल। KH की वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम, और उसी टेम्परेचर पे अगर इसको देखूंगा तो दिस विल बी मोर सॉल्युबल, ठीक है, उसी लिक्विड में। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बस ये रिलेशन आपको ध्यान रहेगा, किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका हेनरीज लॉ। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड। ओवर द लिक्विड का मतलब हो गया वही गैस जो इक्विलिब्रियम में होगी, ध्यान रखिएगा। गैस डिसॉल्व हो रही है ना, तो इक्विलिब्रियम में हम प्रेशर लगा रहे हैं जब। और दूसरा स्टेटमेंट हो गया, इसके लिए हमारे पास ये हो गया KH वगैरह। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये फॉर्मूला। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कभी कभी जैसे हमने दोनों फॉर्मूले एकदम अलग अलग बताए हैं, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है सॉल्युबिलिटी दे देता है। तो सॉल्युबिलिटी कोई जरूरी नहीं आपको सॉल्युबिलिटी ही दे, वर्ड्स में लिख के नहीं देगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज मतलब आप करस्पॉन्डिंग टू कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉल्युबिलिटी की यूनिट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की तरह हो सकती है, मोल पर लीटर या कुछ भी दे दे आपको, मोलल दे दे। तो ये सॉल्युबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन से मतलब थोड़ा सा करस्पॉन्डिंग है। अभी ये तो सिंपल हो गया हमारा P KH x आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, निकाल लोगे। ये क्या है KH की यूनिट क्या हो सकती है, KH की यूनिट जो प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट बार, किलो बार, टॉर या कुछ भी ले सकते हो आप, पास्कल। तो उसी के हिसाब से KH, जैसे आप प्रेशर रखोगे यहाँ पे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है, तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही हमारी KH की यूनिट होगी, ठीक है। तो ये चेंज करता है, ध्यान रखिएगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है KH की यूनिट की, ठीक है। तो इतना हमारा हेनरीज लॉ है। अब हम लोग आते हैं अपने हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशंस पे, ठीक है। तो कभी कभी आपसे लिमिटेशंस वगैरह भी पूछ लेते हैं, कभी कभी, बहुत ज्यादा नहीं आता है वो क्वेश्चन, ठीक है। बस अब चूंकि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जो है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, कुछ भी बना देते हैं लोग, तो आपको ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि क्या है। अब देखिए जो हमारा लिमिटेशंस हैं, या आप इन्हीं कंडीशंस में आप अप्लाई कर सकते हो हेनरीज लॉ, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो सबसे पहला यही है कि आपका प्रेशर शुड बी लो, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रेशर शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर शुड बी हाई, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या हो गया, अगर कंबाइन कर दें तो किसी गैस का प्रेशर लो, हाई टेम्परेचर, मतलब गैस शुड बिहेव आइडियली, आइडियल गैस बिहेवियर शो करना चाहिए उस गैस को, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, पहला क्या, 2 पॉइंट हो गए। और मतलब आइडियल बिहेवियर शो करना चाहिए उस गैस को। दूसरा आप कह सकते हो द गैस शुड नॉट अंडरगो, द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और
डिसोसिएशन with the inside solvent गैस की कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी अमोनिया गैस थी, अमोनिया गैस को अगर मैं पानी में डाल दूंगा तो ये बना लेगा NH4OH, एसोसिएट कर गया, कंपाउंड बना लिया। तो इसके लिए आप हेनरीज लॉ नहीं लगाएंगे। हेनरीज लॉ उनके लिए लगेगा कि आपके सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन ना हो रही हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशंस है, कभी कदार पूछ लेता है। ठीक है, इनको लिख लीजिएगा, हटा रहा हूं इसको। अब आ जाते हैं तीसरी चीज हमारी हेनरीज लॉ से रिलेटेड, दैट इज एप्लीकेशंस। कहां कहां आप अप्लाई करते हो? एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। सबको पता है कॉन्सेप्ट हमारा क्या है हेनरीज लॉ का, प्रेशर बढ़ाओ गैस को ज्यादा डिसॉल्व करो, प्रेशर बढ़ाओ गैस को ज्यादा डिसॉल्व करो। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट जहां जहां लग रहा होगा, चाहे नेचर हो चाहे हम लोग के बनाई हुई कुछ चीजें हो, तो वही हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले हमारा जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स होती हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, इनको हम लोग एरेटेड ड्रिंक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कोल्ड ड्रिंक ही हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सी बात है। एक बॉटल है, बॉटल में आप क्या करेंगे, एक लिक्विड ले रखा है, उसमें आप गैस को डिसॉल्व करते हो। तो गैस किस तरह से डिसॉल्व की जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा गैस उसमें डिसॉल्व कर दी जाती है, बहुत हाई प्रेशर लगा के। अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा तो गैस बहुत कम डिसॉल्व होती है लिक्विड में, आपको भी पता है। तो अगर मुझे उसमें ज़्यादा गैस डिसॉल्व करनी है, मतलब जो बॉटल जिसमें कोल्ड ड्रिंक है उसमें कौन सी गैस होती है, CO2, उसमें जब डिसॉल्व करते हैं तो बहुत हाई प्रेशर लगा के उस ढक्कन को ऐसे क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब वो प्रेशर अप्लाई है, मतलब वो गैस अभी वो उस लिक्विड में क्या रहेगी, डिसॉल्व रहेगी। ठीक है, जैसे ही आप क्या करोगे, ढक्कन को रिमूव करते हो, कैप को, तो क्या होगा, वो प्रेशर आपने रिड्यूस कर दिया। अब जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होगा तो सॉलिबिलिटी विल आल्सो रिड्यूस। सॉलिबिलिटी कम होगी तो गैस सारी क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, एफरवेसेंस के साथ झाग निकलता है, तो वो CO2 का ही है। ठीक है, और क्यों हुआ, क्योंकि आपने प्रेशर कम किया, सॉलिबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो सबसे छोटा कॉन्सेप्ट यहीं पे है हमारी एरेटेड ड्रिंक्स में। ठीक है, दूसरा आपका हमारे स्कूबा डाइवर्स में, स्कूबा डाइवर्स ये क्या करते हैं, स्कूबा डाइवर्स में क्या होता है भाई, आपको पता है, ये हमारा छोटा सा समुद्र है, सी है। स्कूबा डाइवर्स का काम ये होता है कि वो उनका दिन में मोस्टली 2-3 बार राउंड लग जाता है नीचे का, समुद्र में कूद जाते हैं, अपना सिलेंडर विलेंडर लेके अंदर जाते हैं, अंदर की जो इंस्पेक्शन है वो करते हैं, कुछ नई चीज़ें ढूंढते हैं, कुछ करते हैं अपना जो भी है। तो उनका काम ये होता है कि भैया वो क्या करते हैं, ये हमारा एक स्कूबा डाइवर है और ये अभी क्या है, सरफेस पे है। ठीक है, ये अपना सिलेंडर विलेंडर लेके कूद जाएगा, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये एकदम बॉटम के पास या जहाँ भी उसको जाना है अंदर जाएगा पानी में। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये अपने साथ एक सिलेंडर ले जाता है जिसमें गैस होती है, नॉर्मल सी एयर होती है। ठीक है, एयर में हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जितनी भी गैसेस होती है नॉर्मल वही सिलेंडर में होती है उसके। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हमने बोला कि आपके पास अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्कूबा डाइवर है वो गैस इनहेल कर रहा है, अभी वो नॉर्मल सरफेस पे है तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो इनहेल करते 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 यहाँ तक पहुंचेगा तो उसके ऊपर जब इतना वाटर लेवल बढ़ गया है, वाटर लेवल जितना बढ़ जाएगा तो प्रेशर अप्लाई होना शुरू होगा वाटर का। तो हमारे बॉडी में जो लिक्विड है, मतलब ब्लड है, जो उसमें वो गैस जो हम इनहेल कर रहे हैं सिलेंडर से, वो डिजोल्व होगी। अब उस गैस में जो नाइट्रोजन है वो बड़ी दिक्कत करती है, नाइट्रोजन थोड़ी टॉक्सिक कह सकते हो नेचर की होती है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कम होता है तो उतना हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर जब जाएगा ना आदमी तो उसके ऊपर इतना प्रेशर लगेगा कि वो गैस ज़्यादा डिजोल्व हो जाती है, वो अंदर जाके कॉम्प्लेक्स बना लेती है ब्लड के साथ। ठीक है, और टॉक्सिक इफेक्ट्स भी होते हैं उसके। तो क्या होता है कि वो बेचारा अंदर जब तक है तब तक ठीक है, अब वो क्या होगा, जैसे ही वो सरफेस पे वापस आएगा, अब अंदर ही तो रुकेगा नहीं, वो बाहर भी आएगा, तो जब बाहर आएगा तो फिर से प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब प्रेशर रिड्यूस होगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज। अब वो जो ब्लड में गैस डिजोल्व हो गई है वो जैसे ही सरफेस पे आएगा वो निकलना चाहेगी, तो वो जब निकलती है तो उसमें ब्लड कैपिलरीज में बबल्स छूट जाते हैं। बबल्स छूटने की वजह से क्या होगा, आपकी ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो सकती हैं, डेथ भी हो सकती है उससे। इस बीमारी को बोलते हैं बेंड्स।
क्या बोलते हैं, बेंड्स, हिंदी में बोलते हैं गांठ, गांठ बन जाना। बेंड्स वाली बीमारी से बचने के लिए क्या करते हैं लोग, उस सिलेंडर में जो पीछे टांगे रहते हैं वो लोग, उसमें क्या करते हैं, उसमें हीलियम मिला देते हैं थोड़ी सी। हीलियम करीब 11% कुछ होती है, ठीक है। हीलियम मिलाने से ये होता है कि जो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी है ब्लड में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा भाई, नाइट्रोजन है एयर में, तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी जो है वो ब्लड में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हीलियम तो रिएक्ट करेगी नहीं, हीलियम इनर्ट गैस है, वो क्या कर देती है, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी को कम कर देती है। अंदर जाएगा चाहे जितना अंदर जाए, लेकिन वो नाइट्रोजन उतनी डिजॉल्व ही नहीं होगी, तो वो बाहर आके बबल नहीं बनाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, दे कैरी अ सिलेंडर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। क्या लिखा होता है, डाइल्यूटेड विद हीलियम, पूरी हीलियम नहीं होती है, उसमें करीब 11 पॉइंट कुछ परसेंट हीलियम मिला देते हैं, टू रिड्यूस व्हाट, टू रिड्यूस द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, या फिर इसके कह सकते हैं टॉक्सिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये बेंड्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग करते हैं। और तीसरी एप्लीकेशन हिली एरियाज में होती है। हिली एरियाज में आपको मालूम है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हिली एरियाज में वो लो होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो। तो आपको पता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा या कोई प्रेशर लो होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज, तो वहाँ की जो एयर है वहाँ पे हमारी जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है वो कम होगी पहाड़ों पे। अब पहाड़ों बैठे हैं, अब वहाँ क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कम है, तो जो वहाँ पे आदमी रह रहे हैं या जो जा रहा है उसको एयर कम मिलेगी, मतलब ऑक्सीजन कम मिलेगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो उसको सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। अब सांस लेने में दिक्कत होगी तो आपको पता ही है क्या होना है। तो अब जो लोग वहाँ परमानेंट रहते हैं उनका क्या होता है भाई, उनको क्या है, ऑक्सीजन परमानेंटली कम मिल रही है, आदत हो गई है। कुछ लोग होते हैं जो अचानक से, जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो, चढ़ाई वढ़ाई करते हो, जब कभी हिली एरियाज में टूर वूर पे जाते हो तो उसमें देखा होगा कुछ लोग जो बहुत एजेड होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनको एक सिलेंडर दिया जाता है ऑक्सीजन का, क्योंकि उनको पता है भैया वो ऊपर जाके वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पता है ऊपर जाके टपक गए वो, तो उसमें क्या होगा, अब उसमें और खर्चा है, तो उससे बचने के लिए वो लोग सिलेंडर लेके जाते हैं। अब सिलेंडर में क्या है, ऑक्सीजन है भाई, वहाँ ऊपर मिल नहीं रही तो मैं सिलेंडर से दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो लोग वहाँ परमानेंटली रह रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको ये बीमारी हो जाती है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, ब्रेन नहीं काम करेगा अच्छे से, थिंकिंग एबिलिटी उनकी बहुत कम होती है, बहुत अच्छा नहीं सोच, मेमोरी पावर बहुत कम होती है, याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो वहाँ के लोगों को एक परमानेंट बीमारी होती है जिसको क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया, ठीक है। हम लोग तो कभी गए, मान लीजिए रोज तो रहना नहीं हुआ, वहाँ गए, थोड़ा देर हुआ, ऐसे जो लोग जाते भी हैं, जो ड्राइवर वगैरह होते हैं, उन लोग कभी 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 बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेह लद्दाख साइड जाइए आप लोग तो उसमें ये होता है कि भैया इतना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है कि ड्राइवर बेहोश हो के गिरने लगते हैं अपने आप, क्योंकि वो रोज जाते हैं, ठीक है। तो ये अब जो लोग परमानेंट वहाँ रहते हैं उनको क्या बीमारी है, नॉक्सिया, ठीक है। तो ये भी इसी का एप्लीकेशन है कि आप प्रेशर कम ज़्यादा करो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज या इंक्रीज जो भी है। तो ये हमारी एप्लीकेशन से छोटे छोटे इनके सवाल पूछे जाते हैं कि भैया इसमें हीलियम काहे मिलाते हैं, इनका क्या एनॉक्सिया क्या होता है, या बेंड्स क्या होता है, या इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है बॉटल्स में। तो ये हमारा हेनरीज लॉ से रिलेटेड चैप्टर था, टॉपिक था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगा आपको, तब तक आप प्रिपेयर करते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमने अभी देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप कर देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।